हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा यूपी बोर्ड का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और सीबीएसई में भी, और जितने भी अदर हिंदी बोर्ड हैं उन सभी में ये कई बार पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव देखिए पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से बनता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बनता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव में पिछले लेक्चर में बताया था, उसको आप एक बार वीडियो को देख लें फिर इसको समझें। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो तीव्रता निकलती है दो स्थितियों में निकलती है। एक तो होती है अक्षीय स्थिति, एक होती है निरक्षीय स्थिति। ठीक है बच्चों, अक्षीय स्थिति होती है जैसे ये द्विध्रुव है तो इसकी सीध में ही अगर हम चलें, इसी की लाइन में चलें तो वो बोली जाएगी अक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति होती है इसके मध्य बिंदु पर अगर हम लंब डाल दें ऐसे, ठीक है, तो लंब डालने पर ये जो बिंदु मिलेगा हमें तो ये निरक्षीय स्थिति है। तो हम जो है दोनों ही स्थितियों में विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे, अक्षीय स्थिति में भी और निरक्षीय स्थिति में भी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अक्षीय स्थिति मैंने अभी बताया, अक्षीय स्थिति मींस इसी की लाइन में आने। हम क्या करेंगे, इसकी अक्षीय स्थिति में हम एक बिंदु बी मान लेंगे। भाई ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, एक और प्लस क्यू दूसरी ओर माइनस क्यू होता है। ठीक है, दोनों समान आवेश होते हैं लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत होती है। प्रकृति मींस एक प्लस का और एक माइनस का होता है। ठीक है, अब इसका मध्य बिंदु ओ हो गया ये द्विध्रुव का। हमें निकालना है द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति हो गई, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसे बना के लिख देंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वो एक ऐसे माध्यम में रखा है जहां पर वायु है या निर्वात में रखा है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, निर्वात मींस जिसके लिए परावैद्युतांक का मान 1 रखते हैं, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो आपको नोट्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, माना वगैरह तो आप वहां से देख लेंगे, आपको यहाँ पर समझना है मेन बात। ठीक है, द्विध्रुव में आपको पता होगा पिछले लेक्चर में समझाया था मैंने कि ये होती है L, ये भी होती है L और टोटल कितनी होती है भाई ये 2L। L ये टोटल अगर ऐड कर देंगे तो डाइपोल में जो टोटल दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो होती है 2L। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें द्विध्रुव में दो आवेश है, एक तो है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू। तो दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। प्लस आवेश के कारण अलग होगा, ठीक है, और माइनस आवेश के कारण अलग निकलेगा। तो जब प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे P पर, तो ये वाली दूरी लेनी होगी हमें प्लस क्यू से P तक की। तो आप देखिए चित्र में प्लस क्यू से P तक की दूरी बताइए, चित्र देख के कितनी बैठेगी। प्लस क्यू से P तक की दूरी कितनी बैठेगी, आप देखिए R जो है O तक की है, R O तक की है, तो हमें देखनी है यहाँ तक की। तो क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर दो आप, ठीक है, सारी में से ये घटा दीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी R माइनस L। ओके, तो प्लस क्यू से P तक की दूरी बैठेगी R माइनस L। इसी प्रकार माइनस क्यू से P तक की देखिएगा, माइनस क्यू से P तक की बैठेगी, इसमें ये और ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगी। R तो देखिए यहाँ तक की है, अगर हम इसमें ये ऐड कर दें, इसमें ये ऐड कर दें तो टोटल आ जाएगी। तो मींस ये दूरी हो जाएगी R प्लस L। तो देखिए दूरी तो आपको पता चल गई, प्लस क्यू आवेश की P से दूरी R माइनस L होगी, माइनस क्यू आवेश की P से दूरी R प्लस L होगी। ठीक है, चित्र में दर्शा देंगे। अब हमें निकालना है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर बता दूं मैं, क्योंकि द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो एक बार तो आप वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे धनावेश के कारण, फिर दूसरी बार वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे ऋणावेश के कारण। दोनों के कारण अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं धनावेश के कारण, मींस प्लस क्यू आवेश के कारण। क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों,
E1 इज इक्वल टू हो जाएगी, देखिए इसी पार्ट में आपको मैंने एक डेरिवेटिव कराया था इससे पिछले लेक्चर में कि जब कोई बिंदु आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र होता है बिंदु आवेश के कारण। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के प्लेस प्लस Q से P तक की दूरी देख लीजिए, प्लस Q से P तक की दूरी कितनी चमक रही है, R माइनस L, तो ये हो जाएगी बच्चों R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र आ गया प्लस Q के कारण। अब ऐसे ही माइनस Q के कारण निकालिए, क्योंकि माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगी बच्चों E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन माइनस Q से P तक की दूरी देखिए आप कितनी है, R प्लस L, तो यहां पर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। बताइए यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है तो ये दिशा के अनुसार चलेगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में विद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी, वहां पर मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी सिखाई थी। मैंने बताया था कि अगर कोई धनावेश है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर जाता है, तो प्लस Q से बाहर की ओर मींस P की ओर जाएगा, प्लस Q से दूर भागेगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, E1 जो होगा ऐसे जाएगा, E1 प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकला है दूर भागेगा, तो मींस इसकी दिशा हो जाएगी A से P की ओर, AP दिशा। इसी प्रकार माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकला है इसकी दिशा हो जाएगी बच्चों, ये माइनस का आवेश है, माइनस Q की दिशा माइनस Q की ओर होगी, माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा माइनस Q की ओर होगी, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी माइनस Q की ओर, मींस ये हो जाएगी बच्चों P से B, PB दिशा। बात समझ में आई? देखिए धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर भाग रहा है और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर आ रहा है, ऐसे। ओके, अब आप इसमें चित्र में देखते हैं E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, वेक्टर मींस दिशाएं जो बता रहा है, ये जो हैं दोनों विपरीत हैं, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा है, विपरीत दिशाएं हैं तो नेट तीव्रता हो जाएगी, इसलिए P पर नेट तीव्रता यहां करते हैं, P पर नेट तीव्रता, नेट मींस होता है कुल तीव्रता हो जाएगी बच्चों E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, माइनस कर दिया हमने, क्यों कर दिया, क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं इसलिए माइनस होगा। ठीक है, अगर दोनों की एक ही दिशा होती तो जुड़ जाते हैं, तो E इज इक्वल टू E1 में से E2 माइनस करिए, आप तो देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी है यहां पर भी है, Q यहां पर भी है यहां पर भी है, तो मींस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और क्या बचा बच्चों, ये बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस माइनस का साइन है क्योंकि दिशाएं विपरीत है, तो माइनस ये वाला ये आ गया और 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप ये R माइनस L है, ये R प्लस L है, R माइनस L R प्लस L ये वर्गांतर हो जाएगा, A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा बच्चों R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया, इसकी इधर हो जाएगी इसकी इधर, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर इसकी इधर, तो ये हो जाएगा बच्चों R प्लस L का होल स्क्वायर, इसकी इधर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, ये इधर ये इधर, यहां तक बताइए बच्चों समझ में आ गया? अब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर जो एलसीएम है इसकी जो का दूर रहने दीजिए, इस होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR और माइनस, देखिए जब इसका होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR, लेकिन इससे पहले माइनस का चिन्ह है अर्थात इसकी दिशाएं इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR आता, लेकिन माइनस साइन है तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, और माइनस का जो 2LR होता है वो माइनस है यहाँ पर, तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2L प्लस 2LR। ठीक है, चिन्ह बदल गया, इसका होल स्क्वायर हो गया
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 12r और इसका होल स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 12r, लेकिन माइनस साइन होने के कारण चिन्ह बदल गए हैं, माइनस का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 12। अब आप देखते हैं बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो जो बचा उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये आपका आ गया E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए 2Lr ऐड कर दीजिए इनको 4Lr अपॉन नीचे देखिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। या बच्चों पिछले लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको मैंने बताया था कि जो डाइपोल होता है, द्विध्रुव जो होता है, उसमें आवेशों के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है। मीन्स ये हुआ कि ये जो L है, L ये बहुत छोटा है इस R की तुलना में। R तो ये मीटर में है, बहुत बड़ा है, और ये L एंगस्ट्रॉम में है, 10 की घात -10 मीन्स ये बहुत छोटा होता है। तो L छोटा है R से, ठीक है। अगर हम स्क्वायर कर दें L स्क्वायर, तो छोटी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वो और भी छोटा हो जाएगा, तो L स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। एक बार और छोटे से का चिन्ह लगा दीजिए, L स्क्वायर छोटा है, बहुत छोटा है, किससे? R स्क्वायर से, ठीक है। देखिए जब बड़ी संख्या का वर्ग होता है तो वो और बड़ी हो जाती है, जब छोटी संख्या का वर्ग होता है तो वो और छोटी हो जाती है। तो L का वर्ग होगा बहुत छोटा हो जाएगा, छोटा है, छोटे का वर्ग और छोटा, R बड़ा है, बड़े का वर्ग और बड़ा, तो L स्क्वायर बहुत छोटा है, किससे? R स्क्वायर से। तो क्या करेंगे हम? L स्क्वायर को छोड़ देंगे क्योंकि ये छोटा है, इसका गणना में कोई प्रयोग नहीं होगा। जैसे ये लिख रहा 3.0000001, तो इसे 0.001 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है, 3 लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली इसी सिद्धांत को अपनाते हुए हम देखते हैं L स्क्वायर 0.00000 है, तो इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, तो ये आ गया बच्चों E इज इक्वल टू Q को इसके साथ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q को मैं इसके साथ लिख रहा हूं, ये जो 4L है इसको अगर मैं 2 दूनी 4, अगर मैं इसको टुकड़ों में लिख दूं ऐसे 12 इंटू 2, तो ऐसे कोई दिक्कत है आपको? मतलब तो इसका ये 2 दूनी 4 है, ठीक है। बस सुविधा हो जाएगी, ये P बन जाएगा, ठीक है। 4L को हमने 2L गुना 2 लिख दिया, 2L गुना 2, ओके, और R जुका 2, ठीक है। 4L को टुकड़ों में लिख दिया, 2L इंटू 2, R जुका 2, क्यों को यहाँ लिख दिया क्योंकि रिप्लेस 1 आ गया, ठीक है। और अपॉन में L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर दिया इसको, तो R स्क्वायर का स्क्वायर ये हो गया बच्चों R की पावर 4, ओके, R की पावर 4 हो गई। अब देखिए एक R से एक R कैंसिल, 3 बचेंगी घात, तो ये हो जाएगा। अब ये बताइए क्या होता है Q इंटू 12, Q इंटू 12 बराबर होता है P, Q इंटू 12 इज इक्वल टू P। P माने होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 12 को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पिछले लेक्चर में समझाया था। तो ये हो जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q इंटू 12, P बन गया अपॉन R की पावर 3, ओके। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र, और इसका यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। क्या आ गया एक बार फिर देखिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 3। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली आपने आज, ठीक है। ये अगर एग्जाम में आता है तो 3 नंबर का या 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। 5 नंबर का तब आएगा जब इसके साथ कुछ और न्यूमेरिकल भी होगा, ठीक है। तो ये थी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अब आती है अगली निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। देखिए वो इससे भी बड़ी है थोड़ी, तो अगर हम दोनों को एक साथ कराते हैं तो उससे लेक्चर लंबा हो जाता है। तो आज आप यही करना करेंगे अपनी फेयर कॉपी में, और रफ में पहले इसको करके देखें 2-3 बार, फिर उसके बाद आप इसको अपने आप अपने फेयर रजिस्टर में अपने आप करें, ठीक है। पहले रफ में करें, 2-3 बार करके देखें, और फिर इसको आप खुद करें, तभी आपके अच्छा तैयारी होगी, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगला लेक्चर हम कल लेकर आएंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कराएंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच।